गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जो है अपने क्लास 10th का जो है रिवीजन क्लास स्टार्ट किया था साइंस का, जिसमें हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो उसको आज हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं, जो कि आज है हमारा डे 2। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में काफी कुछ देख लिया था। जहां तक कि हमने समतल दर्पण के जो है कुछ कुछ गुण को देखा था, साथ ही साथ जो गोलीय दर्पण है उसका इंट्रोडक्शन को देख लिया था। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इसको हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर जो है आई बटन पे मिल जाएगा, उसको जाकर के जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए आज जो है हम लोग अपने फर्दर टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है गोलीय दर्पण से संबंधित पदों से। अब हमने तो देख लिया था कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा अवतल दर्पण होता है, और एक जो होता है वो कौन होता है? उत्तल दर्पण। तो इसको हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। वैसे हालांकि मैं आगे जाके इसको फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं। चलिए अपने देखते हैं क्या क्या इससे संबंधित पदें होती है। तो सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, ये गोलाकार आकृति जहाँ पे लिखा भी चित्र गोलीय दर्पण, ये हमारा कैसा है? गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उत्तल दर्पण बना लेते हैं तो कभी अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, इसके हाफ पार्ट से अवतल बना लेते हैं, इसके हाफ पार्ट से उत्तल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं तो उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ए बी, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये ए बी हमारा क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट पी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। अब ध्रुव का मतलब क्या होता है? देखिए गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है, उसका जो मध्य बिंदु होगा वही मध्य बिंदु क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है ध्रुव। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा सी, यानी कि वक्रता केंद्र। ये जो सी लिखा हुआ है ये क्या हमारा? वक्रता केंद्र। मतलब अब वक्रता केंद्र कहेंगे किसको? तो ये हमारा हो गया क्या? ध्रुव, और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। ठीक, सॉरी, वक्रता केंद्र के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वक्रता केंद्र कहेंगे किसको? तो गोलीय दर्पण, ये जो हमारा गोलीय दर्पण है इसका जो भी केंद्र होगा, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वक्रता त्रिज्या। क्या हमारा? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब ये वक्रता त्रिज्या बेसिकली जो होता है वो एक दूरी होता है। क्या होता है? एक दूरी होता है, डिस्टेंस होता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक का होता है? तो हमारा ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसके अलावा इसका एक और डेफिनेशन होता है कि गोलीय दर्पण की त्रिज्या को हम लोग क्या कह सकते हैं? वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। आपकी इच्छा, आप दोनों में से जो याद रखें। ठीक है, पहला डेफिनेशन हमारा क्या हुआ? पहला डेफिनेशन हुआ कि हमारा जो ध्रुव है, ठीक है, ये हमारा जो ये ध्रुव है यहाँ से और इस सी तक, मतलब वक्रता केंद्र तक, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो हम लोग दूसरा याद रख सकते हैं, क्या? कि गोलीय दर्पण के त्रिज्या को, गोलीय दर्पण के त्रिज्या को हम लोग क्या कह सकते हैं? वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य समझने से पहले एक और पॉइंट समझते हैं जो कि हमारा फोकस। क्या है? फोकस। तो फोकस किसको बोलते हैं? तो देखिए फोकस जो होता है वो हमारा ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो बिंदु स्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस किसको कहेंगे? तो ध्रुव, ठीक है, ध्रुव एंड वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं?
फोकस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? फोकस किसको कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक, बीचों बीच जो बिंदु होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। अब जाहिर सी बात है फोकस है तो फोकस दूरी भी होता होगा, तो फोकस दूरी अब किसको कहेंगे? तो ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अपना मुख्य अक्ष। किसको देखते हैं? मुख्य अक्ष। तो देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी को हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं। मुख्य अक्ष का एक और नाम क्या है? प्रधान अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष का एक अनदर नाम क्या है? प्रधान अक्ष है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा का सारा टर्मिनोलॉजी जो है वो गोलीय दर्पण का समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलिए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को एक एक करके देखते हैं फिर से। ठीक, देखिए अब है हमारा उत्तल दर्पण। अब हम लोग किसको स्टडी करेंगे? अब हम लोग स्टडी करेंगे अपने उत्तल दर्पण को। किसको स्टडी करेंगे? सॉरी, अवतल दर्पण को पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं अवतल दर्पण को, फिर हम लोग चलेंगे उत्तल दर्पण पे। तो देखिए, अवतल दर्पण कहते किसको है? तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर का भाग परावर्तक सतह हो और बाहरी भाग रजतित हो। कहने का मतलब ये कि जिसका अंदर के भाग से क्या हो? प्रकाश पड़ता हो और वापस लौटता हो, प्रकाश पड़ता हो और वापस लौटता हो। वो कौन सा भाग होगा? अंदर का भाग होना चाहिए और बाहर का भाग जो है वो रंगा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रंगा हुआ होना चाहिए। तो वैसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिया भी, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है, जिसपे ये वाला सतह जो, ये वाला जो सतह है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा परावर्तक सतह हो जाएगा। और इसके पीछे वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? वो रजतित किया हुआ भाग हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो किससे होता है? तो वो होता है हमेशा परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ से। ठीक है, अवतल दर्पण कहते हैं किसको है? जिसका भीतरी भाग क्या हो? परावर्तक सतह हो और बाहरी भाग रजतित किया हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने उत्तल दर्पण पे। तो अब उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग क्या होगा? परावर्तक सतह होगा और अंदर भाग पॉलिश किया हुआ होगा या रजतित किया हुआ होगा, ऐसे करके जो हम लोग दिखाते हैं वो। ठीक है, दोनों जस्ट अपोजिट अपोजिट है। उत्तल दर्पण में बाहरी पृष्ठ क्या होगा? हमारा परावर्तक सतह होगा और अंदर का पृष्ठ क्या होगा? पॉलिश किया हुआ होगा, मतलब रजतित किया हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण क्या करता है? बहुत बड़ी चीजों को भी बहुत ही छोटे एरिया में दिखा देता है। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है। खैर इसको हम लोग आगे और स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने फर्दर टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है हमारा, उस पे हम लोग जो प्रतिबिंब दिखाते हैं, उस प्रतिबिंब को दिखाने के लिए हम लोग दो किरणों को लेते हैं। कितने किरण को? अब देखिए समानांतर किरणें आती हैं। समानांतर किरणें तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन हम उस बहुत सारे को लेंगे तो हमारा प्रतिबिंब अच्छे से प्रदर्शित नहीं हो पाएगा। तो हम अपने प्रतिबिंब को काफी अच्छे से प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं? किसी दो किरण को ले लेते हैं और उससे हम लोग अपने जो प्रतिबिंब होते हैं उसको दिखाना शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा फोकस के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके किरण आरेख के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा फोकस के बारे में। तो फोकस किसको कहते हैं? तो देखिए, अवतल दर्पण की फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर वास्तव में गुजरती है। कहने का मतलब ये देखिए, जैसे कि हमारा ये क्या हुआ? एक अवतल दर्पण है। ये क्या है? हमारा एक अवतल दर्पण है। इस पे समानांतर किरणें आती हैं। ठीक है, समानांतर किरणें आ रही हैं। समानांतर किरणें आने के बाद ये परावर्तित हो रही हैं। ठीक है, आने के बाद क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। आने के बाद परावर्तित हो रही है। आने के बाद परावर्तित हो रही है। परावर्तित होने के बाद ये जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाते हैं, जिस बिंदु पर क्या होते हैं? वास्तव में मिल जाते हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया उसका मुख्य अक्ष। ठीक,
अब देखिए क्या होता है, इसके समानांतर एक किरण आती है और वो लौट जाती है, परावर्तित तो होगी। ये आती है और आने के बाद लौट जाती है। ये अब नीचे से आती है, आने के बाद लौट जाती है, आती है, आने के बाद लौट जाती है। तो सारी किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो यही जो बिंदु होगा यही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। किसका, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए उत्तल दर्पण के फोकस को देखते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण का फोकस किसको कहते हैं, तो अब देखिए अवतल दर्पण जो होता है, क्योंकि वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो उसमें जो भी लाइनें होती हैं वो वास्तव में मिल जाती हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में सारा कुछ अपोजिट होता है। क्या होता है, सारा कुछ अपोजिट होता है। इसमें भी क्या होती है, प्रकाश की किरणें आती तो हैं, आने के बाद वो लौटती भी हैं, परावर्तित भी होती हैं, आने के बाद वो परावर्तित भी होती हैं। अब देखो वो तो आगे की ओर परावर्तित हो जा रही हैं, लेकिन जब इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते जाते हैं, तो ये किसी न किसी पॉइंट पे जा करके एक साथ मिलती हुई प्रतीत होती है। उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, अब उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। देखिए इसको मैं रफली समझा भी दे रहा हूँ, इस पे अगर समझ में नहीं आया तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक उत्तल दर्पण को लेते हैं। क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण को लेते हैं जिसका अंदर का भाग क्या रहता है, रस्तित किया हुआ रहता है। ये हमारा मुख्य अक्ष होगा, ये वाला। ठीक है, इसी को हम लोग भी मुख्य अक्ष लेते हैं। अब क्या होता है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती हैं और लौट जाती हैं। ठीक है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती हैं, लौट जाती हैं। ठीक, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आई, लौट गई, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आई, लौट गई। अब लौट, ये तो आगे की ओर समानांतर रूप से लौटती ही जा रही हैं, लौटती ही जा रही हैं। ये आगे की ओर क्या होती जा रही हैं, समानांतर रूप से लौटती ही जा रही हैं। लेकिन जब इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं डॉट 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 रेखा से, तो देखिए ये कहीं ना कहीं आकर के क्या हो रही हैं, मिल रही हैं दर्पण के पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर। इसलिए बोलते कि वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, जब भी परावर्तित किरणें किसी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, तब उस बिंदु को क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो कि हमारा किरण आरेख के बारे में अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, किसके बारे में देखते हैं, किरण आरेख को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा फोकस दूरी। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था, अब हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फोकस दूरी हम लोग किसको कहा था, ध्रुव और फोकस। ये हो गया फोकस, क्योंकि देख रहे किरण आ रहा है और आने के साथ साथ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, मतलब ये हमारा फोकस होगा। ठीक है, तो जो भी फोकस है और ध्रुव है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हमने जैसा कि डिस्कशन किया था कि हम लोगों का जो किरण आती है हम लोगों के दर्पण पे, उसमें बहुत सारी समानांतर किरणें आ जाती हैं। लेकिन इतने के साथ अगर हम प्रतिबिंब को दिखाते जाएंगे तो हमको प्रतिबिंब दिखाने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। हम प्रतिबिंब को काफी अच्छे ढंग से दिखा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली दो किरणों को ले लेते हैं। कितने किरण को चूज करते हैं, दो ही किरण को चूज करते हैं, ताकि हमारा प्रतिबिंब काफी साफ सुथरा और काफी अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो अब वो दो किरण जो चूज करते हैं, तो वो कौन कौन सी चूज करते हैं और उसका आरेख कैसा होता है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ कुछ केसेस बनते हैं, बेसिकली जो है वो 4 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं, 4। तो सबको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला केस कौन सा है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण, वैसी किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हो। किसके समानांतर आती हो, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हो। ठीक है, तो देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें कहाँ से लौट जाती हैं, फोकस से लौट जाती है, हमने पीछे देखा हुआ था। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें कहाँ से लौट रही हैं, फोकस से होकर लौट रही। देखिए ये हुई मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष से आती हुई किरणें कहाँ से लौट रही हैं, फोकस से होकर लौट रही हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में भी आती प्रकाश की किरणें ये तो आगे की ओर लौट जा रही हैं, लेकिन जब इसको पीछे की ओर डॉट 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 बढ़ाते हैं तो ये हमारे फोकस से होकर के क्रॉस होती हैं।
ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरण कहाँ से लौटेगी, तो वो गुजरेगी कहाँ से, तो वो फोकस से होकर के ही गुजरेगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कौन सा है, जब जो किरण है वो कहाँ से आती हो, फोकस से ही आ जाए। क्या होगा, जब फोकस से आ जाए, तो जब भी किरण फोकस से होके आएगी तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगी। किसके समानांतर लौटेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगी। जब भी क्या होगा, फोकस से किरण आएगी तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, अब क्या होगा अगर वक्रता केंद्र से ही आ जाए। कहां से आ जाए, वक्रता केंद्र से ही आ जाए। तो अब चूंकि वक्रता केंद्र पे जो किरण पड़ती है वो लंबवत पड़ती है। कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। और हमने समतल दर्पण में देखा हुआ था, जिस पथ पे अगर किसी बिंदु पर लंबवत किरण आती है तो वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा। ठीक है, हमारा जो उत्तल दर्पण है उस पे कौन सी किरण आ रही है, लंबवत किरण आ रही है। अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में किसी पर भी। ठीक है, जो वक्रता केंद्र से किरण आएगी वो कैसी आएगी, लंबवत किरण आएगी। और लंबवत किरण जिस पथ पर आती है उसी पथ पर क्या हो जाती है, वापस भी लौट जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो वक्रता केंद्र से आने वाली किरण उसी पथ पर वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। गॉट इट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा लास्ट कंडीशन क्या है। लास्ट कंडीशन है कि क्या हो अगर ध्रुव पर ही प्रकाश की किरण आपतित हो। तो ध्रुव पर आपतित होगी तो ध्रुव हमारा क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में सेम एंगल बना लेंगे। तो यहाँ पे कोण I बराबर कोण R का पालन करते हुए ये परावर्तन होगा। ठीक है, मतलब परावर्तन के नियम का पालन करते हुए बराबर कोण बनाते हुए क्या हो जाएंगे, प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएंगी। ठीक, आई होप कि आपको ये चारों का चारों कंडीशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टर्म लिख दिया। पी से किसको डिनोट करते हैं, तो ध्रुव को डिनोट करते हैं। एफ से फोकस को, स्मॉल एफ से फोकस दूरी को, कैपिटल सी से वक्रता केंद्र को, स्मॉल आर से किसको दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को। ठीक है, अब देखिए एक बार फटाफट हम लोग अपने पूरे चारों केसेस को रिपीट कर लेते हैं। क्या होगा, पहला केस क्या था, जब किरण कहाँ से आ जाए, वक्रता केंद्र के समानांतर आएगी तो वो फोकस से होकर के क्या होगी, गुजरेगी। फोकस से होकर के क्या होगी, गुजरेगी। सेकेंड कंडीशन में हमने क्या देखा था कि क्या हो अगर जो किरण है वो डायरेक्ट कहाँ से आ जाए, फोकस से ही आ जाए। कहाँ से आ जाए, फोकस से ही, तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तीसरे कंडीशन में हमने क्या देखा था, तीसरे कंडीशन में हमने देखा था कि क्या हो अगर किरण जो है वो डायरेक्ट के कहाँ से आ जाए, वक्रता केंद्र पर ही आ जाए, तो वो वक्रता केंद्र के उसी माध्यम में क्या होगी, लौट जाएगी। चौथे कंडीशन में हमने क्या देखा था कि क्या हो अगर किरण जो है वो डायरेक्ट ध्रुव पर ही पड़ जाए। कहाँ पे पड़ जाए, ध्रुव पर ही पड़ जाए, तो वो सीन आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर बनाते हुए क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, आई होप कि आपको आज का क्लास काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे रिवीजन करते रहिए और डे बाय डे हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन को शुरू रखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो काफी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।